क्या शुरू करें? तो आज जो क्या पढ़ाएंगे, हिस्ट्री का जो है 5वां लेसन। इस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये के बारे में, आजीविका मतलब रहन सहन, कैसे रहन सहन था, ठीक है। ये चैप्टर जो है एक शॉट में आराम से पढ़ेंगे और ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट लगेगा, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और साथ में साथ याद भी करा देंगे। और इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है, देखो हमने अभी शुरू किया है, हमने बोला था कि 90 दिन के 90 घंटा में कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो हम मान के चल रहे हैं 90 घंटा मतलब 90 वीडियो बना देंगे, खत्म हो जाएगा। वो देख के हमने किया है। तो अभी तक हमने 4 लेसन हिस्ट्री का पढ़ा के खत्म किया। आज 5वां लेसन है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चीज को जो है हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब छोटा छोटा चैप्टर है, यहाँ से आज 5वां कर देंगे, कल 6ठा, परसों 7वां और अगले 4 दिन में पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। रोज एक चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन वाला जो देख रहे हैं, इनको थोड़ा सा हम बता दें कि ये देखो भैया, हमने क्या किया, कितना मेहनत करके, कितना रिसर्च करने के बाद, कितना क्वेश्चन बैंक देखने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद हम ये छांट पाते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या से बाहर। तो हमने ये 3 क्वेश्चन छाटा और 3 और ये 6 क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते हम पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। पूरा चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन फिर बना के दे आपसे अलग भी, तो आप अपने मन से लिख सकते हो, ऐसा आपको तैयार कर देंगे। जरूरी नहीं कि ये 6 के बाहर आया तो नहीं लिखोगे, और भी लिख दोगे, ठीक है। और दूसरा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, इसके साथ आप सारा चैप्टर पढ़ा देंगे। तो इतना सा 6 एक साथ क्वेश्चन दिए, ठीक है, आपको इसी में सारा जो है आ जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी तरह से यदि आप चाहते हो कि जैसे इस चैप्टर को हम आसान करके दिए, इससे आसान इसी तरह चाहते हो कि सारा चैप्टर करके दे दे, 5 तक तो कर दिए, चाहते हो 6ठा 7वां 8वां ऐसे ही सिविक्स का कर दीजिए, ऐसे ही इकोनॉमिक्स का कर दीजिए, एक दिन में एक चैप्टर याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। तो ऑनलाइन वाला को बता देते हैं कि ये मेरा लास्ट क्लास है आप लोग को फ्री में। चलो, तो लघुत्तरीय का 6 क्वेश्चन नहीं 9 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, और अच्छा कराते हैं। ये 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हम जो है ना बार बार रोज बोलते थे तो ध्यान फोकस नहीं भटक जाता, मतलब ध्यान नहीं, और कुछ देर बाद वीडियो छोड़ देता। तो हमने देखा क्या गलती कर रहा है, अब हम ना यहाँ पे हाथ रख के और एक एक लाइन समझाएंगे ताकि आपका फोकस बना रहे, ठीक है। अब ज्यादा बोलेंगे नहीं, कम बोलेंगे, ज्यादा समझाएंगे, ठीक है। हाँ, बोलने से ज्यादा सीखता नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ क्या बोले हैं, फैक्ट्रियों या मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर, क्या क्या बोले, फैक्ट्रियों या मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले वस्तुओं के उत्पादन को ही औद्योगिकीकरण कहते हैं। समझ आया, मतलब क्या बोल रहे हैं, फैक्ट्री और मशीनों द्वारा जो बड़े पैमाने पर ढेर सारा सामानों का जो बना रहा है और जो सामान को उत्पन्न हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, औद्योगिकीकरण। समझ में आ गया, मतलब ढेर सारा बड़े बड़े कारखाना लग जाना, बड़े बड़े मशीन लग जाना, बड़े बड़े ये, और उस बड़े बड़े मशीन से जो है और कारखाना से ढेर सारा काम होने लगा, नए नए सामान बनने लगे। तो ये जो सामान बनने लगे, सामान का उत्पादन होने लगा, इसी को कहते हैं औद्योगिकी। पहला याद हो गया, ज्यादा बोलेंगे नहीं, ढेर समझाते उसमें भी खिचड़ी होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है, औद्योगिकीकरण ने क्या, यही ना समझाए थे, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों के आजीविका, मतलब मजदूर जो अपना घर चला रहे थे उसकी आजीविका को कैसे जो है औद्योगिकीकरण खत्म कर दिया है ना, आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। कितना बार पूछा है, 15, 18, 19, 20, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो क्या लिखे है, पहले लोग वस्तुओं का उत्पादन
पहले जब मशीन, फैक्ट्री, कारखाना ये सब नहीं था तो पहले लोग वस्तुओं का उत्पादन घर में करते थे। कहाँ करते थे? जैसे कपड़ा बनाना हो तो गांधी जी का चरखा सुने हो? वो खुद ही धागा बनाते थे, खुद ही कपड़ा सूत काटते थे और खुद ही कपड़ा बनाते थे। तो कपड़ा खरीदने बाहर वाला फैक्ट्री से बना हुआ नहीं जाते थे, इससे सबको रोजगार भी मिला था, है ना। तो वही लिखे है, पहले लोग वस्तुओं का उत्पादन घर में ही करते थे और मालिक बनकर रहते थे। अब देखो हम खुद ही बना रहे हैं, अपना कपड़ा खुद ही कर रहे, तो मालिक है ना, तुमसे भीख मांगने नहीं जा रहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मशीन और कारखाना आए, क्या क्या? मशीन और कारखाना आए तो इन सब का काम क्या हो गया? बंद हो गया। अब देखो मजदूर लोग जो काम करता है तो स्वाभाविक बात है देरी से करेगा, ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा खर्चा होगा। मशीन क्या करेगा? तुरंत कर देगा, कम पैसा में कर देगा। अभी हमको एक पोखर खनवाना हो, हम बोलेंगे जाओ मजदूर, 1000 मजदूर लगा देंगे, फिर भी वो जल्दी नहीं कोड़ पाएगा। वहीं 2 जेसीबी लगा देंगे तो तुरंत कर देगा। पैसा किस में खर्चा होगा? मेरा मजदूर में ज्यादा, है ना। तो इसीलिए कोई, अब जब से मशीन वगैरह आया है, सारे क्या हो गए मजदूरों का छुट्टी, और कुछ दिन बाद सारे काम मशीनों से होने लगेगा और आदमी का जरूरत नहीं पड़ेगा और आदमी फिर भीख मांगेगा, भीख भी नहीं मिलेगा, कोनो काम नहीं रहेगा आदमी के पास। तुम लोग को पता है, कोनो काम नहीं रहेगा, सारा काम आदमी रोबोट मशीन बन गया है। यहां तक कि अब जो है ना, शादी ब्याह भी नहीं करेगा, बच्चा भी पैदा नहीं करेगा, रोबोट को अपना बेटा बना लेगा, वही सेवा सत्कार पूरा करेगा, ध्यान रखेगा। वो घर का खाना बना के सब कुछ, नाश्ता पानी झाड़ू बढ़िया सब, एक वो मशीन खरीद के ला लेंगे, वो सब काम कर दे नौकर, या नौकर रखने से वो नौकर को हर महीना सैलरी 10,000 15,000 और एक बार 20,000 मशीन में लगाओ, जिंदगी भर काम करेगा, तो कौन बढ़िया है? तो नौकर क्यों जरूरत है? ऐसा ढेरी रोबोट बन गया। समझ में आया? तो सोच लो, भीख मांगोगे आगे नहीं पढ़ोगे तो। और मजबूरी में मजदूर बनकर फैक्ट्रियां का काम करने लगा। और पहले तो अब जब फैक्ट्री लोग खुला, कारखाना लोग सब खुला, तो क्या हुआ, मजदूर लोग जो घर में काम करते थे वो अब कहाँ जाना पड़ा उसको? फैक्ट्री में, और उसका नौकरी करना पड़ा। क्या करना पड़ा? ओ यार, क्या बोले? देखो, पहले लोग वस्तुओं का उत्पादन कहाँ? घर में करते थे और मालिक बनकर रहते थे। लेकिन जैसे ही मशीन और कारखाना आए तो इन सब का काम बंद हो गया और मजबूरी में मजदूर बनकर फैक्ट्रियों में काम करने लगा, जहां काम 16 से 18 घंटा लिया जाता था और मजदूरी भी कम दिया जाता था, जिस वजह से मजदूरों की स्थिति बहुत बुरा हो गया। अब जब बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग अपना मशीन, कारखाना, फैक्ट्री लगा लिए तो मजदूर लोग को बोला भैया आके काम करो, काम ढेरी करवा लिया और मजदूरी कम। इस तरह से मजदूर का स्थिति क्या हो गया? खराब हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों को, आजीविका को किस तरह खत्म किया, बोल देना याद हो गया ना। ऐसे बोलना, जब नए नए फैक्ट्री, नए नए कारखाना लगे तो जो है कि ऐसे बोल देना, पहले लोग जो है मजदूरी मतलब घर में ही खुद से काम करते थे और खुद मालिक बनकर रहते थे। लेकिन जैसे ही नए नए फैक्ट्रियां और कारखाना लगा तो उसमें क्या हुआ, मजदूरों लोग का काम छिन गया और सारे मजदूरों को उसके यहाँ मतलब फैक्ट्री और कारखानों में क्या करने लगा, जबरदस्ती नौकरी करना पड़ा और काम भी अधिक लेता था और पैसा भी कम देता था। इस तरह से बना करके कुछ भी आगे पीछे। मेन समझ में ये क्वेश्चन रखना कि फैक्ट्री सब, कारखाना सब लगा जिस वजह से मजदूर का नुकसान हुआ। बस ये मेन क्वेश्चन प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सलम से आप क्या समझते हैं? सलम अभी बताए थे, ऐसा एरिया जहाँ झुग्गी झोपड़ी गंदगी है उसको कौन सा एरिया कहते हैं, और इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुआ था? तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है इसमें। छोटे, गंदे और
क्या बोले, छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों, अस्वास्थ्य मतलब जहां बीमार पड़ जाए लोग जाने से, है ना, छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों पर बने आवासीय स्थल को स्लम कहते हैं, है ना। छोटे झुग्गी झोपड़ी गंदगी जगह पर बने घर को, झोपड़ी को क्या कहते हैं, स्लम कहते हैं, याद रहेगा। औद्योगिकीकरण के कारण शहरों में काम करने वाले मजदूरों को रहने में दिक्कत हुई, तो इस नरकीय स्थिति में रहने को मजबूर हो गए। अब देखो स्लम का, झुग्गी झोपड़ी की शुरुआत कैसे हुआ। अब जैसे फैक्ट्री कारखाना वगैरह लगा था तो गांव में तो नहीं लगा था ना, कहाँ लगा था, अब शहर में लगा था, तो गांव से ही ना जाएगा मजदूर। अब गांव से जब मजदूर वहां पे शहर गया, वहां तो रात में काम, दिन में काम कर लेता था, रात में रहेगा कहाँ, उसके लिए तो घर रूम भाड़ा ये सब चाहिए ना। तो घर उड़ था नहीं, तो बगल में यदि खाली स्थान रहता था तो वहीं पे जैसे गुलगुलिया सब टेंट नहीं गाड़ देता है, गुलगुलिया वाला घर को ही स्लम क्षेत्र कहते हैं। तो वो मजदूर लोग भी क्या किया, अपना टेंट तंबू गाड़ कर और वहीं पे रहन सहन बसेरा कर दिया। और धीरे धीरे इस तरह से बहुत बड़ा जो है, 1 रात 2 रात 3 4 5 10 गांव में बसा लिया। इस तरह से जो किसका शुरुआत होता है, स्लम क्षेत्र का शुरुआत हुआ। किसका शुरुआत हुआ, और इस प्रकार स्लम क्षेत्र की शुरुआत हो गई। याद हो गया। तो पहले है स्लम क्षेत्र किसे कहते हैं, तो छोटे गंदे जगहों पर झुग्गी झोपड़ी को स्लम क्षेत्र कहते हैं। और इसकी शुरुआत तब हुई जब शहरों में कारखाना और फैक्ट्रियां लगे, तो वहां पर जब मजदूर काम करने गए तो मजदूरों को रहने के लिए कोई जगह नहीं था, तो मजबूरन बस वो जो है झुग्गी झोपड़ी बना करके गंदगी जगह में रहना शुरू कर दिया। और इस तरह से स्लम क्षेत्र की, जैसे हम बिना देखे एक बार समझ के बोल देते हैं, क्या आप लोग भी बोल सकते हो ये क्वेश्चन को, आसान है, याद हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को बता। कौन सा, छठा में दिए थे, पहले लिख दिए। औद्योगिक क्रांति के मतलब बोला जब नए नए फैक्ट्री और कारखाना लगे तो उसके 2 नकारात्मक यानी नुकसान क्या हुआ, ठीक है, 2 नुकसान क्या हुआ। तो हमने यहां लिखा औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित। 2 नुकसान हुआ क्या। पहला नुकसान हुआ कुटीर उद्योग का पतन। कुटीर उद्योग समझते हो, कुटीर उद्योग कहते हैं जो घर में जो छोटे छोटे चरखा चलाकर कपड़ा जो बनाते हैं, जो फैक्ट्री सामान बनाते हैं, उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। कौन सा उद्योग, घर में जो कोई सामान बना रहा, अपने से बना रहा छोटे छोटे पैमाने पे, उसको बोलते हैं। अब बड़े बड़े पैमानों पर फैक्ट्रियों में जो सामान बनते हैं उसको तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं ना। तो ये कुटीर उद्योग समझ में आ गया। तो कुटीर उद्योग के बारे में देखो, हम इसका खत्म कैसे हुआ। कुटीर उद्योग जब फैक्ट्री सब लगा तो कुटीर उद्योग खत्म कैसे हुआ, तो वही बोल रहे, बड़े बड़े कारखानों का आ जाने से लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन हो गया। स्वाभाविक बात है, जब बड़ा बड़ा कारखाना हो जाएगा तो छोटे छोटे का क्या वैल्यू है ना, तो वो खत्म हो गया। सिंपल से यहां तक बोल देगा। पहले बोल दोगे 2 कारण में से पहला एगो ये बोल दोगे कुटीर उद्योग का बोलना, जब बड़े बड़े कारखाना का आ गया तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग ये सब जो है पतन हो गया, खत्म हो गया। कुटीर उद्योग का तैयार माल महंगा तथा कारखानों का माल सस्ता था। अब देखो फैक्ट्री में यदि हम ये शर्ट हम बनाएंगे तो हमको बोलेंगे कितना मेहनत लगता है तुमको रे पता है रे गधा। पहले हम चरखा चलाते हैं, पहले धागा बनाते हैं, फिर उसको कपड़ा बनाते हैं, फिर सिलते हैं, कितना मेहनत है हमको। और वो जो है फैक्ट्री में एक बार लगा, पूरा दर के निकाल के सी के निकाल दिया। लेकिन आदमी जो काम करता है उसमें ज्यादा मेहनत लगता है ना, इसीलिए उसमें आदमी बेचने जाता था जो खुद से बना करके ज्यादा दाम में, और फैक्ट्री वाला मिल जाता था सस्ता में, तो कौन लेगा। तो मैं कोई नहीं ले रहा था। इस तरह से जो है कुटीर उद्योग वाला धीरे धीरे तंग और तबाह होकर के सब काम छोड़ दिया, खत्म हो गया, जिस वजह से कोई भी सामान नहीं
समझ में आया? कुटीर उद्योग का पतन कैसे हुआ? बड़े बड़े कारखानों का आ जाने से लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन हो गया। कुटीर उद्योग का तैयार माल महंगा तथा कारखानों का माल सस्ता था, जिस वजह से कोई भी सामान नहीं, ठीक है। अब दूसरा नुकसान क्या हुआ? दूसरा नुकसान देखो क्या लिखे हाँ क्या लिखे है? समाज में, और समाज में ना बट गया। समाज का कैसे बट गया? तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? औद्योगिकीकरण के कारण समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। समाज में कितने वर्ग का उदय हुआ? जब फैक्ट्रियां, मशीन, कारखाने लगे तो 3 तरह का आदमी बन गया। एक जिसके पास ढेरी पैसा था उसको बोल दिया पूंजीपति वर्ग। कौन सा वर्ग? और एक जो मजदूरी करता था, जो लेबर में कर ये सब था, उसको कौन सा बोल दिया? मजदूर मजदूर वर्ग। और एक है बुर्जुआ वर्ग, ठीक है। अब ये वाला पांचवा क्वेश्चन कोयला एवं लौह उद्योग ने किस प्रकार गति प्रदान किए? कोयला एवं लौह उद्योग ने किस प्रकार गति प्रदान किए? और यहाँ पे बोलना है ब्रिटेन में कोयला एवं लौह की खानें थी। ब्रिटेन में क्या था जी? बोलोगे? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में कोयला एवं लौह की खानें थी और वस्त्र उद्योग में ज्यादातर कोयले एवं लोहे पर निर्भर था। देखो ब्रिटेन में क्या था? कोयला और लोहा का खान था। किसका खान था? ठीक है। और वस्त्र जो बनाने में काम होता था ना, सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता था? तो कोयला का उपयोग होता था। और लोहे का किसका उपयोग होता था वस्त्र बनाने में? फैक्ट्री में जो है कोयले एवं लोहे पर किस करता था? निर्भर। वाष्प इंजन बनने के लिए बाद रेलवे इंजन बनने लगा। बोला वाष्प इंजन बनने के बाद रेलवे इंजन बनने लगा, जो कारखानों के लिए कच्चा माल लाने तथा तैयार माल ले जाने के में सहायक सिद्ध हुआ। अब देखो क्या हुआ कि कारखानों में जो कच्चा माल ले जाना था, कैसे ले जाता? गाड़ी तो चाहिए, जैसे ट्रक उरा, तो उस टाइम मालगाड़ी ट्रेन वाला ले जाता था। और ट्रेन जो चलता था ना, किस पे चलता था? कोयला से। अभी तो बिजली से चलता, पेट्रोल डीजल से बहुत महंगा हो जाएगा। तो उस टाइम कोयला से चलाता था। वाष्प इंजन वाला, भाप इंजन वाला जो है गाड़ी ट्रेन हुआ करता था। और उसमें जो है कोयला डाल डाल के जो है आग लगा के और ट्रेन को भगाता था। समझ रहे हो? आगे 1815 ईस्वी में हेम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। देखो 1815 ईस्वी में, देखो यहाँ पे है ना, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, कई बार पूछेगा। 1815 ईस्वी में हेम्फ्री डेवी, किसने? खानों में काम करने वाले, कोयला खान में जो काम करता था लोग, तो कोयला खान नीचे अंधेरा रहता था ना, तो देखना जितना भी कोयला खान में काम करता है ना, उसके माथा पर एक टॉर्च जैसा, लाइट जैसा सेफ्टी लैंप लगा रहता था, ताकि लाइट दिखे और वो कोल कोल के कोयला ऊपर पहुंचाए। समझ रहे हो? तो उसको सेफ्टी लैंप कहते थे। क्या कहते थे? तो 1815 ईस्वी में हेम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। इस प्रकार कोयले एवं लोहे के कारण औद्योगिकीकरण का गति मिला। जब कोयला और लोहा का ढेर सारा आविष्कार हुआ, अब जैसे ट्रेन बनाना हो तो ट्रेन में क्या जरूरत है? लोहा। और हर जगह का क्या लोहा, ट्रेन भी चलता तो किसके वजह से? कोयला से ही ना चलता था वहां पे। तो ये सब के लिए कोयला और लोहा का ढेर सारा जरूरत पड़ गया। क्या जरूरत पड़ गया? और जब कोयला और लोहा मिला तो औद्योगिक क्रांति, तब फैक्ट्री सब जो है ना तेजी से चलने लगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखो ध्यान से, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसका क्या उद्देश्य था? मतलब न्यूनतम मजदूरी कानून क्या होता है? ध्यान से सुनो। मतलब मेरे यहाँ काम कर रहे हो
तो दिन में काम करेंगे, कम से कम एक इतना रेट तो तुमको देना ही पड़ेगा, फिक्स कर देता था, ठीक है। तो वो न्यूनतम मजदूरी कानून है। तो यहाँ पर लिखना है न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? 1948 ईस्वी में होता। और इसका उद्देश्य था उद्योगों में मजदूरों को एक तय मजदूरी मिलना चाहिए। जैसे मजदूरों को ठग लेता था ना, जितना मर्जी उतना दिया, नहीं मर्जी नहीं दिया। तो ये कानून जब 1948 में आया तो एक कानून अभी भी फिक्स कर दिया, जैसे कि एक मजदूर काम करेगा तो कितना रेट पे करेगा। जैसे इस एरिया का भी मजदूरी फिक्स है कि यहाँ पर मजदूरी करना पड़ेगा, तो कम से कम जैसे 300 रुपया दिन का देना है तो देना ही पड़ेगा, 300 से कम नहीं दे सकते हो, दोगे तो केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, है ना। तो वो न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था कब? और इसका उद्देश्य क्या था? मजदूर को एक फिक्स जो है मजदूरी मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम मजदूरी कानून को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम मजदूरी कानून का ऐसा बनाया गया जिसमें मजदूरों को गुजर बसर होने के बाद कुछ पैसा बचने भी लगा, ठीक है, बचने भी लगा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरी बोर्ड की स्थापना हुई तथा बोनस देने के लिए बोनस आयोग की नियुक्ति भी हुई। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल में जो सरकार बदलते थे, तो अगले 3-5 साल में जो है वो ऐसे मजदूर के लिए अच्छा किया। 1948 में जब भारत देश आजाद हो गया था, भारत देश आजाद हो गया था ना, तो देश आजाद हुआ तो अब उसके बाद अंग्रेज का शासन नहीं है ना चलेगा। तो यहाँ पर आजाद होने के बाद एक न्यूनतम मजदूरी कानून दे दिया, मजदूर यदि काम करेगा इतना पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद अगले पंचवर्षीय योजना में और बढ़िया किया, और अगले पंचवर्षीय योजना में और बढ़िया किया। ये सारा जो है यहाँ पे लिख दिया, तरीके से समझा देते। बस 1 मिनट देखो, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों का बताया। मतलब ये बोल रहा है फैक्ट्री का विकास कैसे हुआ, इसके 2 कारण क्या है। तो पहला कारण यहाँ पर देखो, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण इस प्रकार है। पहला कारण लिखे औद्योगिक कारण के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। जब ढेर सारे नए नए सामानों का उत्पादन होना शुरू हुआ तो फैक्ट्रियों का विकास हुआ। उसके बाद दूसरा कारण क्या, फैक्ट्री प्रणाली ने उद्योग एवं व्यापार के नए नए केंद्रों को जन्म दिया। फैक्ट्री प्रणाली जैसे लागू हुआ तो उद्योग और व्यापार ढेर सारा बढ़ गया था। ये 2 कारण थे जिससे फैक्ट्री का विकास हुआ। अब एक और क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, 8वां क्वेश्चन दे रहे हैं, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे, कौन कौन से थे भारत में 18वीं शताब्दी में मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। 18वीं शताब्दी में जो ज्यादातर उद्योग थे वो मुख्य कौन थे। तो यहाँ पर देखो 18वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा जो भारत में उद्योग किए जाते थे वो वस्त्र का उद्योग किया जाता। किसका? वस्त्र का, धातु का, चीनी का और चमड़ा आदि का जो है भारत में मुख्य उद्योग था। ये सब याद रखना। 18वीं शताब्दी में भारत में वस्त्र उद्योग सबसे मुख्य था, धातु उद्योग, चीनी उद्योग और चमड़ा, ये सब जो है ना ज्यादातर में उद्योग यहाँ से उत्पादन होता था। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप विश्व का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक क्षेत्र था। और सूती वस्त्र के रूप में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र पूरे कोई उत्पादन करता था उस टाइम, तो क्या कौन करता था? भारत करता था, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय में करा रहे। निरु उद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? निरु उद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर देखो, औद्योगिकीकरण के कारण भारत में कुटीर उद्योगों का ह्रास होने लगा। जब नए नए फैक्ट्रियों का, कारखानों का आविष्कार हुआ तो कुटीर उद्योग क्या हुए? खत्म होने लगा। उद्योगों के इसी ह्रास को निरु उद्योगिकीकरण कहते हैं। निरु उद्योगिकीकरण किसे कहते हैं? तो जब कुटीर उद्योग खत्म जो हो गए इसी को निरु उद्योगिकीकरण कहते हैं। ये सारे थे शॉर्ट क्वेश्चन, हमने आपको बहुत ही आसान और आसान भाषा में करा दिया। उम्मीद है, आई होप याद हो गया होगा। अब आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे, बहुत मजेदार तरीका से आपको याद करा देंगे। तो पूरे फोकस के साथ जो है यहाँ पर जो है देखिए, पूरे फोकस के साथ देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीका से याद करा देंगे एकदम। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखे हैं हम? जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। क्या लिखे हमने? क्वेश्चन पढ़िए। हमने लिखा है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं। ये सारे क्लास में इंपॉर्टेंट है, 6, 7 से ही लेकर पूरा 12 तक चलते रहता है।
उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? तो हम यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में लिखें, उपनिवेशवाद किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, ठीक है, उपनिवेशवाद किसे कहेंगे? उपनिवेशवाद किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। अब देखो उपनिवेशवाद क्या कहते हैं, अब देखो आसान भाषा में समझाऊं, जैसे कि मान लो आप जो है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम बहुत अमीर हैं, बहुत रिच है, और आप जो है ना क्या करते हो, मेरे पास जो है पैसे लेने आते हो, हमने आपको क्या किया, 5-10 लाख आपको कर्जा दे दिया। अब 5-10 लाख आपके ऊपर कर्जा दे दिया और आपको जबरदस्ती आपसे काम करवाने लगे, और इस तरह से आपको क्या कर लेते हैं, आप जब 5-10 लाख दे देते हैं, आप जो है क्या करोगे, हमको लौटा नहीं पाओगे, तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती आपके ऊपर, आपके घर में, आपके सामानों पे आप कब्जा कर लेंगे, है ना, करेंगे, क्योंकि आपको जो पैसा दिया आप रिटर्न नहीं कर पाए। इस तरह से आपको अपना गुलाम भी बना लेंगे। तो मतलब शक्तिशाली राष्ट्र था जिसके पास धन दौलत काफी थे, और वो गरीब और कमजोर राष्ट्र को धन दौलत दे करके उनको जो है, और उनको उनके ऊपर जो है क्या कर लेता था, कब्जा कर लेता था। कब्जा कर लेना ही क्या कहलाता था, उपनिवेशवाद कहलाता था। यहाँ पे वही लिखे हैं, उपनिवेशवाद किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर आर्थिक रूप से यानी पैसा धन दौलत के रूप से नियंत्रण यानी कब्जा, कंट्रोल कर लेता था, उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो एक एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि अंग्रेज लोग भारत पे उपनिवेशवाद कैसे स्थापित किया था। भारत भी लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेशवाद रहा। अब क्या हुआ था, अंग्रेज लोग जब भारत आए थे तो यहाँ पर ढेर सारा व्यापार किए, फैक्ट्री कारखाना लगाए, बहुत सारा पैसा फंसाए, उसमें मजदूरी लोगों को धीरे धीरे जो है ना क्या किया, अपना सबको मतलब भारत के लोगों को अपना सामान दे करके, अपना पैसा दे करके, और सबको जो है क्या बना लिया, गुलाम बना लिया था। 200 वर्ष तक जो है ना कब्जा करके रखा था, 200 वर्षों तक उपनिवेशवाद स्थापित करके रखा था। तो उपनिवेशवाद समझ में आया? सिंपल सी भाषा, ताकतवर देशों द्वारा कमजोर देशों पर आर्थिक रूप से कब्जा कर लेना ही क्या कहलाता, उपनिवेशवाद कहलाता। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं। अब औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया ये समझते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब उपनिवेशवाद में औद्योगिकरण, फैक्ट्री के कारण कैसे उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, ये जरा ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छे से समझना है आपको। यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या लिखा, बहुत आसान भाषा में लिखा है, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में नए नए यंत्रों एवं मशीनों का जो है आविष्कार हुआ और ढेर सारी कारखानाओं की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, नए नए मशीनों और नए नए कारखानों का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था, और ढेर सारा फैक्ट्रियों का क्या हुआ, शुरुआत हुई। अब कारखाना में उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। अब जैसे सामान कुछ बनाना है, यदि कपड़ा ही बनाना तो उसके लिए कच्चा माल तो चाहिए ना, चीनी ही बनाना तो उसके लिए जो ईख का रस होता वो तो चाहिए ना, तो कच्चा माल का जरूरत था। फैक्ट्री खाली बना देने से तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कारखानों में उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, और उत्पादन द्वारा उत्पादन हुए वस्तुओं को बेचने के लिए नए नए बाजारों की जरूरत थी। अब ध्यान से समझो, ये वाला क्या लिखे, बोले जब 18वीं शताब्दी में नए नए मशीन, नए नए फैक्ट्री, नए नए कारखाना लगे, तो अब कारखाना में सामान बनाने के लिए क्या जरूरत था, एक तो कच्चा माल जरूरत था, और सामान बन जाए तो उसे बेचने के लिए क्या जरूरत था, एक बाजार की जरूरत थी जहां पर वो सामान को बेचा जाए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यूरोप के बड़े बड़े देश अपने सामानों को बेचने और कच्चे माल को लेने के लिए क्या बोले, यूरोप के यूरोप के बड़े बड़े देश अपने सामान को बेचने
और कच्चे माल को लेने के लिए अमेरिका, एशिया, अफ्रीका आदि पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। अब जो है देखो बड़े बड़े जो देश थे, जिस देश में उस टाइम जो होशियार लोग हो गए थे, फैक्ट्री कारखाना लोग लगा लिए थे, वो सब क्या किया, कमजोर देश पे जहाँ ढेर सारा आदमी है वहाँ जाकर के जो है अपना कब्जा कर लिया। वहाँ पे जाके अपने सामान को भी बेच रहे थे और जबरदस्ती वहाँ से सामान निकाल कर ले भी जा रहे थे। जैसे भारत से भी जो है क्या कर रहा था, जबरदस्ती यहाँ से सामान को लूट करके ले जा रहा था और फैक्ट्री में बना रहा था और फिर यहीं पर बेच भी रहा था। तो इस तरह से कब्जा कर लिया था। तभी ब्रिटेन ने भारत पर उपनिवेश स्थापित कर धीरे धीरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। इस प्रकार औद्योगिकीकरण के कारण उपनिवेश का जन्म हुआ। उपनिवेशवाद जन्म क्यों हुआ, गुलाम क्यों बनाने लगा? जब वो लोग फैक्ट्री कारखाना का शुरुआत हुआ तो सामान बेचने का जरूरत पड़ा, सामान बेचने का और कच्चा माल का जरूरत पड़ा। तो जहाँ जहाँ देखता था जिस देश में कच्चा माल है भैया वहाँ पे कब्जा कर लो, जबरदस्ती वहाँ से ले आओ और वहीं पर भी बेच भी दो। ठीक है, तो इस तरह से जो है उपनिवेशवाद जो है औद्योगिक क्रांति के कारण उपनिवेशवाद का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, तो यह आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से ये समझा देते हैं कि जो है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेशवाद आप बोलना जब ताकतवर देश द्वारा कमजोर देशों पर कब्जा कर लेता, उसको अपना गुलाम बना लेता, तो उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद जन्म कैसे हुआ? फैक्ट्री के कारण। जब नए नए फैक्ट्री, नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ तो फिर क्या हुआ था, नए नए फैक्ट्री और नए नए मशीनों का जब आविष्कार हुआ तो वहाँ पर उसमें सामान बनाने के लिए कच्चे माल का जरूरत था और कच्चे माल जहाँ जिस देश में मिलता था उस देश को कब्जा कर लेता था। और दूसरा कारण क्या था, उस जब सामान फैक्ट्री में बनाता था तो बेचने के लिए जगह भी चाहिए, तो जहाँ पर बेचता था उसको भी गुलाम बना लेता था। इस तरह से जो है औद्योगिक क्रांति के कारण जो उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। इसी तरह से समझ में आ गया। चलो आई होप ये लिख लेना, शेयर कर लेना, नोट्स बना लेना। और उम्मीद है आप लोग से लास्ट और आखिरी विनती कर रहे हैं, आप लोग 297 रुपये दे करके, चलो 290 रुपये दे करके ये कोर्स ज्वाइन कर लो, ताकि हम जो है पूरा आपको पढ़ा दें। आज के बाद अब ये लास्ट फ्री वीडियो था, अब नहीं आएगा। धन्यवाद।